हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस्पाला ट्यूटोरियल्स में। तो मेरा ये चैनल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि लाइफ साइंस से रिलेटेड डिफरेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ इस चैनल पे मैं आपको लाइफ साइंस से रिलेटेड डिफरेंट एग्जामिनेशंस के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करूँगी, साथ ही साथ उसके प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करूँगी। एस्पाला ट्यूटोरियल्स एक ओपन सोर्स है फॉर द एजुकेशन। सो अगर आप लाइफ साइंस से रिलेटेड हैं तो ये चैनल आपके लिए है, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें और अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकें। ओके, तो हमारा आज का ये वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर डीबीटी बेट 2020। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डीबीटी जेआरएफ के बारे में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन दिए थे कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है। सो गाइस, केवल एग्जामिनेशन पैटर्न या सिलेबस जानना इनफ नहीं है किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है, और इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है उसके क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना। सो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पे मैं डीबीटी जेआरएफ 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी करूँगी विथ एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ उसे हम एनालाइज भी करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। ओके, सो ये हमारा डीबीटी जेआरएफ 2020 के प्रिपरेशन का एक वीडियो सीरीज़ है जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ इस सीरीज़ के अंदर उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कंप्लीट पेपर को अच्छे से समझ पाएँ, उसे एनालाइज कर पाएँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है द मेजर difference between hormones that have intracellular receptors and those that have cell membrane receptors is that the former is usually। so यहाँ पे क्वेश्चन जो है जनरल बायोटिक से पूछा जा रहा है, और जनरल बायोटिक के अंदर यूनिट नंबर 4 से ये क्वेश्चन है। अगर आप सब यूनिट की बात करें तो ये यूनिट नंबर 4 के अंदर आप सेल सिग्नलिंग सब टॉपिक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा जहाँ पे कि हार्मोन्स, उसके रिसेप्टर्स, सेल सप्रेसर, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। ओके, तो इसमें पूछा ये जा रहा है कि जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हैं और जो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं उनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, और इसमें फॉर्मर का मतलब होता है पहला। सो जो पहला है रिसेप्टर यानी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, सो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। चार्ज होता है, हाइड्रोफिलिक, ग्लाइकोसाइलेटेड एंड हाइड्रोफोबिक। ओके, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका डिटेल बता दूँ। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जनरली साइटोप्लाज्म के अंदर लोकेटेड होते हैं, ठीक है, और ये हाइड्रोफोबिक लिगांड से एक्टिवेट होते हैं। बिकॉज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं। दैट्स वाई इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद रहते हैं। ओके, बट देयर आर सम मॉलिक्यूल्स विच आर हाइड्रोफिलिक और चार्ज्ड। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स के जो रिसेप्टर्स होंगे वो कहाँ पे मौजूद होंगे, सेल के सरफेस पे। ओके, सो सेल सरफेस रिसेप्टर्स उन मॉलिक्यूल्स के लिए होते हैं जिनके
लिगैंड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक या फिर चार्ज होते हैं। ओके, सो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेल सरफेस पर मौजूद रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं एंड देन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर सिग्नल जनरेट करते हैं। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोफोबिक, सो द इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स आर हाइड्रोफोबिक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एलर्जी हैज बीन एडवाइज्ड टू टेक antihistamine drugs. Which one of the following biological processes is most likely to be the reason for the allergy? So यहाँ पे एक पेशेंट है जो कि एलर्जी से सफ़र कर रहा है, यहाँ पे उसे एंटीहिस्टामिन ड्रग्स दिए गए हैं। हमारे पास ऑप्शन दे दिया गया है, मास्ट सेल डिग्रेन्युलेशन, ओके, थाइमोसाइट मैचुरेशन, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन एंड बाइस्टैंडर लाइसिन्स। सो ये क्वेश्चन भी जनरल बायोटेक का है एंड अगेन ये यूनिट नंबर 4 से पूछा गया है। इसका सब टॉपिक अगर आप देखें तो ये है इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, यानी हमारे इम्यूनोलॉजी का ये पोर्शन है। ओके, सो पहले मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मास्ट सेल डिग्रैनुलेशन, बिकॉज जो हिस्टामिन्स होते हैं वो मास्ट सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, ये मास्ट सेल क्या है, तो मास्ट सेल एक सेल है जो कि बेसोफिल ग्रेन्यूल से फिल्ड होते हैं। ओके, और ये मैक्सिमम नंबर में कनेक्टिव टिश्यूज में मौजूद होते हैं। सो मास्ट सेल जो होते हैं वो ब्लड के नहीं होते हैं, बल्कि ये कनेक्टिव टिश्यूज में मौजूद होते हैं और ये किसी भी तरह की एलर्जी होने पे हिस्टामिन जैसे सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं जो कि इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस को शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मास्ट सेल है, इसके डिफरेंट रिसेप्टर्स मौजूद हैं। जैसे ही एलर्जन आ रहा है, यहाँ पे अटैच हो रहा है, वो सिग्नल भेज रहा है और एज अ रिजल्ट यहाँ पे मास्ट सेल जो है अपने अंदर मौजूद जो भी बेसोफिल ग्रेन्यूल्स हैं, हिस्टामिन्स हैं, उन्हें रिलीज कर रहे हैं। ओके, सो क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है, Which one of the following statement is not true? Guys, जब नॉट ट्रू टाइप के क्वेश्चन आए तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको समझना है। ओके, नॉट ट्रू मतलब सीधा आप यहाँ पे ध्यान में रखें रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एन एनहांसर एलिमेंट, यानी एनहांसर एलिमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। Okay, so first statement is it can be downstream of the gene it regulates. It can be only regulate a nearby gene. It can be upstream of the gene it regulates. It can be within the intron of the gene. So ये क्वेश्चन भी अगेन यूनिट 4 जनरल बायोटेक का है। ओके, सो देख रहे हैं यूनिट 4 जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ भी 3 क्वेश्चंस जो हैं यूनिट 4 से पूछे गए हैं। ओके, आगे भी हम क्वेश्चन को देखेंगे, एनालाइज करेंगे। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं एनहांसर के बारे में कि एनहांसर्स क्या होते हैं। सो एनहांसर जो है, दीज आर द सीक्वेंस एंड दे आर द रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंसेस, ओके, दैट when bound by the specific protein called the transcription factor, they enhances the transcription of the associated gene. Okay, so ये gene sequences होते हैं जहाँ पे कि transcription factors जाके bind होते हैं and as a result of binding क्या होता है, ये transcription को enhance कर देता है for an associated genes के लिए। Okay, इनका location कहाँ पे हो सकता है, so they may be located in the upstream of the gene, within the coding region of the gene, downstream of the gene, or maybe thousands of the nucleotide away, यानी ये 1000 of nucleotide away भी हो गए जीन के, तो भी ये क्या करेगा, enhancing का काम करेगा। ओके, क्योंकि हमारा ये 1000
न्यूक्लियोटाइड अवे होने पे भी काम क्यों कर पा रहा है, क्योंकि हमारा डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉइल्ड होता है। तो इस तरह से इस कॉइलिंग की वजह से क्या होता है, थाउजेंड्स न्यूक्लियोटाइड अवे होने के बावजूद ये इन्हांसर पॉइंट जो होता है, इन्हांसर्स जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन और जो ओरिजिन पॉइंट है उसके नज़दीक आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो इजीली इन्हांस कर सकते हैं। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारे ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा जा रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी में बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी में ये बताया जा रहा है इट कैन ओनली रेगुलेट अ नियर बाय जीन। सो दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज ये केवल नियर बाय जीन्स को नहीं बल्कि थाउजेंड्स न्यूक्लियोटाइड अवे जीन्स जो होते हैं उन्हें भी रेगुलेट करता है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट allele is not true। Again not true, it means which of the statement is about the allele is wrong। Okay, so this is from the general biotic also and from unit 6। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टेटमेंट्स को। फर्स्ट पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, दे मे ऑक्यूपाई डिफरेंट लोकाई इन द सेम क्रोमोसोम, देन देयर मे बी सेवरल एट वन लोकस, वन मे बी डोमिनेंट ओवर अनदर, they may be show for dominance। So what is allele? Allele is a variant form of gene and some genes have a variety of different forms, okay, which are located at the same position on the genetic locus on a chromosome। So alleles क्या होते हैं, किसी एक जीन के डिफरेंट वेरिएंट फॉर्म्स होते हैं। ओके, और ये वेरिएंट फॉर्म्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम्स के सेम लोकेशन पे, यानी सेम लोकस पे मौजूद होते हैं। ओके, अगर लोकस चेंज हो जाएगा दैट मीन्स दे आर नॉट अलील्स। ओके, सो बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे हैव टू अलील्स, सो एट जेनेटिक लोकस, ओके, सो दे हैव two alternative forms for each gene and one allele is inherited from the each parent। okay, so what are the correct answer, तो option number 1 here क्या कह रहे हैं ये, they may occupy different loci in the same chromosome। so सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए allele का कि वो सेम लोकाई पे होंगे, अगर डिफरेंट लोकाई पे हैं then they are not called alleles। okay, so the correct answer is option number A। now देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, allele capital A is dominant over allele small a and results in dark skin pigmentation in a matching of heterozygous A with the heterozygous A, यानी दोनों ही कैपिटल A एंड स्मॉल a मौजूद है उसमें। ठीक है, if 6 offsprings are produced, the probability of all having dark pigment is। यहाँ पे हमें probability कैलकुलेट करना है कि डार्क पिगमेंट होने की probability क्या होगी। ये क्वेश्चन आया है अगेन जनरल बायोटेक्नोलॉजी का है और यूनिट नंबर 6 से पूछा जा रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। सो व्हेन वी क्रॉस बोथ द पेरेंट्स देन हमें इस तरह से कुछ गैमेट्स मिलेंगे। ठीक है, हमें हेटेरोजाइगस गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स एंड आफ्टर क्रॉसिंग देम वी गेट द रेशियो इज 3/4। ओके, सो अमॉन्ग 4 offspring there is a among 4 there is a 3 offspring which is dark or the 3 is the possibility of dark color। okay, so if there is one event, okay, so among the 4 the chances is 3 is dark। okay, यानी 75% probability है कि वो dark होगा। now when यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 6 offsprings, so the number of event is 6। okay, for 6 offspring यहाँ पे हम क्या करेंगे, probability का additive law यूज करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा the probability of the occurrence
to the power number of event. So the probability is 3/4 and the number of event is 6. Okay, so 3/4 to the power 6. When we calculate it, we get 729/4096 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा कुछ 0.1776 इस तरह का. So which is near about the 0.18. So the correct answer is option number A. Okay, so this is the correct answer. So now is the correct answer. Now moving to the next question. This is the 6th number question and इसमें क्या पूछा जा रहा है? A bacterial culture grown in a medium containing radioactive sulfur would incorporate the radio label in the tetrapeptide. So यहाँ पे हमें वो सीक्वेंस पता करने हैं कि किस सीक्वेंस में सल्फर जो है वो रेडियो लेबल हो पाएगा. ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट सीक्वेंस दे दिए गए. ऑप्शन नंबर 1 में सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन एंड मेथियोनिन. ऑप्शन नंबर बी थेरोनिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड. ऑप्शन नंबर सी इज एलानिन, प्रोलिन, हिस्टीडीन, ग्लाइसिन. ऑप्शन डी इज ट्रिप्टोफैन, एलानिन, वैलिन एंड आइसोल्यूसिन. So this question is again from the general biotic and it's from the unit 1. Okay, so यहाँ पे अगर आपको जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर मालूम है देन इट वुड बी रियली वेरी इजी क्वेश्चन कि इसका आंसर बहुत आसानी से आप दे सकते हैं. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वैसे अमाइनो एसिड्स होंगे जिनमें कि सल्फर मौजूद होता है. ओके, सो ऐसे अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होंगे हमारे यहाँ पे? अगर हम ऑप्शंस की बेसिस पे सर्च करेंगे तो क्या क्या हमें मिल जाएगा? पहला तो हमें मिलेगा सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन एंड मेथियोनिन का सीक्वेंस, जिसमें कि सिस्टीन एंड मेथियोनिन बोथ आर कंटेनिंग सल्फर. ओके, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है. ओके, सो सिस्टीन एंड मेथियोनिन बोथ कंटेन सल्फर मॉलिक्यूल. सो अगर हमें रेडियो लेबलिंग करनी है तो हमारे पेप्टाइड सीक्वेंस में ये दोनों अमाइनो एसिड्स होने चाहिए बिकॉज ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं. अगर ये मौजूद होंगे देन ही सल्फर जो है रेडियो एक्टिव सल्फर वो इनकॉर्पोरेट हो पाएगा. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस गिवन बिलो the sequence that is expected to have a higher melting temperature is. So यहाँ पे आपको सीक्वेंस दे दिए गए हैं और इन सीक्वेंस में से पता करना है कि हायर मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है. अगेन ये क्वेश्चन जनरल बायोटेक का है और ये यूनिट नंबर 4 से पूछा जा रहा है. ओके, सो यूनिट नंबर 4 से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. सो फ्रेंड्स, आई सजेस्ट कि यूनिट नंबर 4 आप ज़रूर से ज़रूर करके जाएं. इस टॉपिक को भूल से भी छोड़ने की गलती ना करें बिकॉज इट्स रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, इसमें जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन या फिर हमारे जो सेल सिग्नलिंग या सेल कम्युनिकेशंस के पार्ट हैं, ये सारे इस टॉपिक के अंदर कवर हो रहे हैं. तो ये काफ़ी मेजर और इम्पॉर्टेंट यूनिट है. ओके, तो इस यूनिट को आप ज़रूर कर लें. इसे जहाँ पे भी आप अपना प्लानर बना रहे हैं वहाँ पे से मार्क कर लें. इस यूनिट को तो करना ही करना है. ओके, नाउ अब क्वेश्चन के बारे में बात कर लें. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हायर मेल्टिंग टेम्परेचर. हायर मेल्टिंग टेम्परेचर के लिए हम जानते हैं कि जितने अधिक बॉन्ड्स होंगे उतना ही अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत होगी. और अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में ए एंड टी होता है जो कि डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, एडेनिन एंड थाइमिन. और दूसरा होता है बेस पेयर अटैचमेंट, वो होता है गुआनिन एंड साइटोसिन का, जो कि ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं. सो वैसे सीक्वेंसेस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जिसमें कि जीसी कंटेंट अधिक होगा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी अधिक होगा. उसको अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत होगी ताकि उसके सारे बॉन्ड्स डिग्रेड हो सकें.
सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सीक्वेंस के बीच में वैसे सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है जिसमें कि जीसी कंटेंट अधिक होगा। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में जीसी कंटेंट अधिक है इन कंपैरिजन टू ए एंड सी। नाउ अब हमें इन दोनों ही ऑप्शन को कंपेयर करके देखना है कि इन दोनों ऑप्शन में से जीसी कंटेंट किस में अधिक है। सो इफ वी काउंट इन सीक्वेंस बी वी गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, सो 15 जो है जीसी सीक्वेंसेस हैं। वहीं ऑप्शन नंबर डी में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके सॉरी मैंने गलत काउंट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। सो here 13 जीसी मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे कितने हैं, 15 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 13 हैं। सो ऑब्वियस है कि इस सीक्वेंस को ब्रेक होने के लिए अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द 8 नंबर क्वेश्चन। ओके, अ पेप्टाइड ऑफ सीक्वेंस SHELR is isolated from bacteria. Which one of the following option listed the possible phosphorylation site in this peptide? ये अगेन जनरल बायोटेक का है और यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन पूछा गया है। सो गाइस अब देख रहे हैं कि यूनिट नंबर 4 कितना इम्पॉर्टेंट है। हर दूसरा क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 4 से आ रहा है अभी तक में। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो फॉस्फोराइलेशन साइट है, पहला बात तो हमें यहाँ ये देखना है कि सीक्वेंस किससे आइसोलेट किया जा रहा है, बैक्टीरिया से, यानी प्रोकैरियोट से आइसोलेशन हो रही है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके शॉर्ट फॉर्म्स भी याद होने चाहिए ताकि आप उन्हें पता कर सको कि वो एग्जैक्टली हैं क्या। ओके, नाउ देखते हैं हम फॉस्फोराइलेशन के बारे में पहले थोड़ा सा, फिर आंसर जानेंगे। सो द फॉस्फोराइलेशन इज अ रिवर्सिबल पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है जो कि अमाइनो एसिड रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट कर देता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम और विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन काइनेज। सो इसमें होता क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो कोवैलेंटली अटैच किया जाता है। ओके, सो ऐसे अमाइनो एसिड जो कि कॉमनली फॉस्फोराइलेट होते हैं वो है सेरीन, थेरियोनिन एंड टायरोसिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड हिस्टिडीन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड प्लांट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हिस्टिडीन। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टिडीन। ओके, so that's all for today's lecture. Guys, if you like my video, please like it and subscribe my channel. So please press the bell icon so you get the notifications related to the upcoming videos. Okay, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पेपर को आगे और एनालाइज करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो टिल देन, thank you and bye bye.